नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। हम लोग आज बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 10 की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर, जिसको हम लोग कैपिटल जी से भी डिनोट करेंगे, तो इसके बारे में समझ लीजिए। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द स्मॉल करेंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट, ठीक है, फ्लोइंग इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी ब्रांच में अगर करंट फ्लो हो रहा है और वो करंट की वैल्यू अगर बहुत कम है, बहुत कम मतलब कि इन द सेंस ऑफ माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के रेंज में, तब हम जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको मेजर करने के लिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। It has negligible resistance and measures the current in range of milliampere and microampere। बहुत ही कम रेसिस्टेंस इसमें होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जिससे क्या हो कि जो भी ब्रांच में आपका करंट चल रहा है वो उसकी वैल्यू जो हो चेंज ना हो। अगर कम से कम रेसिस्टेंस रखेंगे तो फिर जो भी ब्रांच से होके करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं करेगा, है ना। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो जो भी ये करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गैल्वेनोमीटर हो या आगे जाके पढ़ रहे हैं आप इसके बाद आमीटर, ये सबको कनेक्ट कैसे करना होता है? सीरीज में, एकदम सीरीज में आपको कनेक्शन देना होता है, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो बहुत ही सिंपल सी बात इसमें याद रखने की थी। करंट मेजरिंग डिवाइस है और बहुत ही छोटे रेंज में ये मेजरिंग करता है, माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर के रेंज में ये करंट को मेजर करता है और सीरीज में इसका कनेक्शन होता है। बिल्कुल इसी तरह का है आमीटर, उसको कैपिटल ए से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो ए करंट मेजरिंग डिवाइस विच मेजर्स द लार्जर वैल्यू ऑफ करंट। अब गैल्वेनोमीटर तो था मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को मेजर करता था, तो बड़े रेंज में जब एम्पियर के रेंज में करंट होगा तो उसको कौन नापेगा? तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है उसको क्या कह रहे हैं? आमीटर। तो इट इज ऑल्सो ए करंट मेजरिंग डिवाइस विच मेजर्स द लार्जर वैल्यू ऑफ करंट, और ये रेंज होता है फ्यू एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरह से एम्पियर के रेंज में नापता है। आइडियल आमीटर अगर बात करेंगे तो इसका भी रेसिस्टेंस जो होगा वो एज्यूम टू बी जीरो हो जाएगा। तो फॉर आइडियल आमीटर इट्स रेसिस्टेंस इज एज्यूम टू बी जीरो, और इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। लाइक गैल्वेनोमीटर को जिस तरह से सीरीज में कनेक्शन करते थे उसी तरह से आमीटर को भी आपको सीरीज में ही कनेक्शन करना होता है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सो नोट करके पढ़ेंगे यहाँ पे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर। ठीक है, अगर कभी गैल्वेनोमीटर से हमको आमीटर बनाने की जरूरत पड़ गई तो फिर कैसे बनाएंगे? जैसे गैल्वेनोमीटर होता था वो तो बहुत ही कम रेंज में करंट को नापता था, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। अगर एम्पियर के रेंज में गैल्वेनोमीटर से होके आप करंट को फ्लो करवाओगे तो गैल्वेनोमीटर डिवाइस खराब हो जाएगा। लेकिन अब मान के चलिए कि हमको इसको आमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हमको बड़े रेंज का करंट मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक संट की। संट क्या होता है आइए देखते हैं। तो कन्वर्जन कैसे करना होता है गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई जगह, ध्यान दीजिएगा। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेसिस्टेंस, और इसी लो रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? नोन एज संट रेसिस्टेंस, एस से डिनोट करेंगे। तो लो रेसिस्टेंस एक वैल्यू को भी होगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संट रेसिस्टेंस। तो उसको कनेक्ट करना पड़ता है कैसे? तो इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस, कैपिटल जी से। तो जैसे कि गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, उसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा, भले ही बहुत ही कम होगा लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसके साथ हमको एक पैरेलल में बहुत ही लो रेसिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं तो एज ए रिजल्ट ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से जो है एकदम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, बाकी करंट जो हो जाएगा रेस्ट, जो कि मैक्सिमम अमाउंट का होगा, वो बाईपास कर जाएगा। तो मतलब पैरेलली निकल जाएगा, फ्लोज थ्रू द संट। संट के थ्रू, देखिए फिगर बनाया हुआ है, जैसे ये गैल्वेनोमीटर हो गया और इससे जितना आईजी जाना था मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए, तो वो आईजी इससे पास करेगा। लेकिन बचा हुआ इधर से अगर आई आ रहा था तो बचा हुआ आई माइनस आई जी जो होगा वो हम लोग इस तरह से संट के साथ पैरेलली इस तरह से इधर निकाल देंगे, और फिर इधर से आई जी आके और इधर से आई माइनस आई जी आके मिलके फिर से वापस आई चला जाएगा। तो इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को जो जी और प्लस एस दोनों के मिलने से बना, इसको हम आमीटर कह देंगे, और जो सिर्फ जी है वो सिर्फ गैल्वेनोमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर, इस संट को जब आप पैरेलल में इसे कनेक्शन कर दिए तो ये ओवरऑल क्या बन गया? आमीटर, क्योंकि अब आई करंट भी इसके थ्रू पास हो जा रहा है। तो हाँ, और हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सेफ रह गया।
देखिए ये आई करंट अगर डायरेक्ट जी से पास करेगा तो खराब हो जाएगा, तो जी की जितनी कैपेसिटी है उतना पास करा लेंगे, बाकी जितने करंट बचेगी उसको हम लोग इधर बाईपास करा सकते हैं। तो मैक्सिमम आई करंट का मेजरिंग आप यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, जिसको आप आमीटर नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एस पूछता है आपसे, मतलब ये जो शंट रेसिस्टेंस आप यहाँ पे डालोगे उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन में रहता है। तो इसके लिए समझ लीजिए आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। तो आई जी क्या हो गया, वो मैक्सिमम करंट हो गया जो गैल्वेनोमीटर से होके पास कर सकता था। जी हो गया गैल्वेनोमीटर का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस, और आई माइनस आई जी हो गया कि आई क्या हो गया इसमें, तो आई हो गया जो अब आपको नया मेजरिंग करंट आपको लेना है तो वो वाला वैल्यू, ठीक है। मान लो 100 टाइम्स ज़्यादा लेना है, 50 टाइम्स ज़्यादा लेना है, तो वो वाली वैल्यू जो भी होगी वो वैल्यू आई होगी। तो उसके लिए रिक्वायर्ड एस की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा ही सिंपल सा है, आप देखें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो कनेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, तो साफ साफ कहा जा रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है हमको कि जी और एस क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल में जब आ गया तो जो भी यहाँ पर आई जी इंटू जी बनेगा वही चीज आई माइनस आई जी इंटू एस बन जाएगा, है ना। आई आर वोल्टेज जो होगा दोनों के अक्रॉस तो एक जैसा होगा, तो उसके आधार पर आप बराबर कर दीजिए आई जी इंटू जी को आई माइनस आई जी इंटू एस के साथ, और फिर आपका ये देखिए एस क्या बन गया, तो आई जी एंड डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इंटू जी, जो भी है यहाँ पे सब दिख जा रहा है। इसी को अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए तो हम अगर जी अपॉन एस करें, है ना, मतलब यहाँ से आप ज़्यादा समझोगे, जी अपॉन एस तो क्या हो जाएगा, आई जी उधर जाके डिवाइड करो तो आई अपॉन आई जी माइनस आई जी अपॉन आई जी जो कि 1 हो जाएगा, तो आई अपॉन आई जी माइनस 1 हो गया, और आई अपॉन आई जी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जी वाई एस, ठीक है। अब इसी को अगर एन बोल दें, क्योंकि देखिए आई क्या हो गया, आई हो गया न्यू रेंज में जो भी आपको करंट चाहिए, एक प्रॉब्लम करेंगे उससे ज़्यादा क्लियर होगा, न्यू रेंज में जो करंट चाहिए, और आई जी क्या हो गया जो पहले ओल्ड रेंज में करंट आप मैक्सिमम मेजर कर सकते थे वो हो गया। तो आई अपॉन आई जी एक तरह से क्या हो गया कि आप कितना टाइम्स बढ़ा दिए इस गैल्वेनोमीटर के रेंज को, तो वही हो गया कितना टाइम्स, तो उसी को आप एन कह रहे हैं, जो बेसिकली आई अपॉन आई जी मतलब न्यू रेंज डिवाइडेड बाय ओल्ड रेंज, ठीक है। एन बराबर आई अपॉन आई जी मतलब न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज। तो यहाँ से ये एन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 प्लस जी बाई एस, ठीक है, 1 प्लस जी बाई एस। जी क्या हो गया गैल्वेनोमीटर का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस, और एस क्या हो गया जो शंट की वैल्यू है वो वाली है। मान लो किसी क्वेश्चन में इंटरनल रेसिस्टेंस और शंट की वैल्यू दे रखी है और आपसे बोलेगा कि बताइए ये अब जो इसकी कैपेसिटी है गैल्वेनोमीटर की वो कितना टाइम बढ़ गई, है ना। मान लो पहले 1 मिली एम्पियर नापता था, तो अब कितना मिली एम्पियर तक नाप लेगा, है ना। तो उसका जवाब आ जाएगा 1 प्लस जी बाई एस, ठीक है। तो मोटा मोटा यही समझिए कि गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय जो शंट का रेसिस्टेंस होगा, इसका जो भी अपना रेशियो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है वो कितना टाइम एम्पलीफाई करके अब करंट को नाप रहा है, मतलब आमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ये छोटा सा सवाल है, इसको जरा सा पढ़िए तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्या कहता है, व्हाट शंट रेसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू मेक द 1 मिली एम्पियर 20 ओम गैल्वेनोमीटर। मतलब क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर जो है वो अपना फुल डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है वो नाप सकता था 1 मिली एम्पियर का, और इसका अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है 20 ओम का। कहता है इसको हमको एक आमीटर में कन्वर्ट करना है विथ ए रेंज ऑफ 0 to 50 मिली एम्पियर, मतलब कि जो पहले 1 मिली एम्पियर तक नापता था उससे हम 50 मिली एम्पियर तक का काम ले सकें, तो हमको शंट का रिक्वायर्ड वैल्यू पता करना है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सीधा सीधा फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे, एस बराबर, तो पहले की वैल्यू आई जी हमारी कितनी थी 1 मिली एम्पियर, तो सीधा 1 लिखते हैं। फिर बाद की वैल्यू देखिए क्या है 50, तो 50 माइनस 1 हो गया, और इंटू कैपिटल जी मतलब 20 का था यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस। बस सॉल्व कर दीजिए, क्या हो गया 20 अपॉन 49, ठीक है, 20 अपॉन 49 ओम। अब ये जितना भी आएगा हम लोग सॉल्व करके उसको लिख सकते हैं, है ना। वैसे सिंप्लिसिटी के लिए आप यहाँ पे अगर 50 भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा 0 0 कट जाएगा और 2/5 हो जाएगा, मतलब 0.4 के आसपास आपका ऑप्शन दिखेगा, मतलब 0.4 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर के रूप में, ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये आप समझे कि गैल्वेनोमीटर और आमीटर क्या करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है,
बिल्कुल छोटे से रेंज में करंट को मेजर करता है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर के रेंज में। और आमीटर क्या करता है, बड़े रेंज में, मतलब आपको एक तरह से एम्पियर के रेंज में करंट को मेजर कर लेता है। शंट क्या होता है, तो एक छोटा सा ऐसा रेसिस्टेंस वैल्यू हो सकता है जिसको अगर हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ तो हम इससे को क्या करते हैं, आमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो एक छोटे वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को जिसको हम शंट, देखिए शंट रेसिस्टेंस कहीं कहीं बड़ी वैल्यू का भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि शंट रेसिस्टेंस का मतलब हमेशा छोटा रेसिस्टेंस हो, जरूरी नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम वोल्ट मीटर के बारे में, तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमको बड़े रेसिस्टेंस की भी जरूरत पड़ती है, और उसको भी हम शंट का ही नाम देते हैं। तो एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस जो आप यूज़ करते हैं कन्वर्जन के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट को दूसरे इंस्ट्रूमेंट में बदलने के लिए, आप उसको भी शंट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पूछता है आपसे कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो शंट किस प्रकार का यूज होता है। तो जवाब होगा लो रेसिस्टेंस वैल्यू का शंट यूज होता है। और कैसे यूज होता है, तो पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। बाकी इसका जो प्रिंसिपल था कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होगा, उसके हिसाब से आपका ये फार्मूला बनता है, एस की रिक्वायर्ड वैल्यू बनती है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम भी देखा आपने। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आइए बच्चों, तो आगे देखते हैं अबाउट वोल्ट मीटर, ठीक है, जिसको हम लोग वी से डिनोट करेंगे। तो ये क्या करता है, तो इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा अक्रॉस एनी सर्किट कंपोनेंट। सर्किट कंपोनेंट का मतलब आप रेसिस्टर ले सकते हो, या अगर कहीं कैपेसिटर है तो उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको नापना है, या कोई सेल है तो उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और भी हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल, जैसे कि इंडक्टर्स हो सकते हैं, जो आगे आप पढ़िएगा, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो बेसिकली आपको रेसिस्टर, कैपेसिटर और सेल, फिलहाल आपको इसी तीन से मतलब होगा। तो इनके अक्रॉस जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट का जो यूज करते हैं, नाम क्या है उसका, वोल्ट मीटर। तो इट हैज द रेसिस्टेंस ऑफ वेरी लार्जर वैल्यू। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि आमीटर गैल्वेनोमीटर के जो रेसिस्टेंस थे तो वो तो बहुत कम थे, लेकिन वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस आएगा वो बहुत ही लार्ज वैल्यू लेकर के आएगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यू लेकर के आएगा। अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करिए तो इट्स रेसिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट काउंट होगा, सच दैट कोई भी करंट, नो करंट कुड पास थ्रू द वोल्ट मीटर इटसेल्फ, ठीक है। अगर इनफाइनाइट रेसिस्टेंस हो जाए तो फिर क्या होगा, वोल्ट मीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं कर सकेगा, और अगर नहीं जाएगा तो फिर जो आपका एक्चुअल रीडिंग है वो सही से आपको मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर का जो अपना रेसिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा होगा, वोल्ट मीटर जो भी वैल्यू को मेजर करेगा वो उतना करेक्ट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। वोल्ट मीटर को जब भी लगाएंगे तो पैरेलल लगाएंगे अक्रॉस दी सर्किट कंपोनेंट। किसी भी सर्किट कंपोनेंट कोई भी रेसिस्टेंस है और उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमको नापना है, तो उसके पैरेलल में आपको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर भी नोट करके हम लोग समझेंगे कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। जो हमने अभी लास्ट में गैल्वेनोमीटर को पढ़ा था तो उसको जो है हम लोग वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए, उसके लिए भी हमें एक शंट की जरूरत होगी, लेकिन इस बार जो ये शंट होगा वो लार्जर वैल्यू वाला रेसिस्टेंस होगा। तो ध्यान रखिएगा, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग ए लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। एक लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस को कनेक्ट करना है, और कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है, वो भी देखेंगे। तो ये जो आपका लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो नोन एज शंट रेसिस्टेंस। इन सीरीज कनेक्शन आपको कैसे करना है, सीरीज में कनेक्शन करना है विथ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ आपको सीधा सीधा सीरीज में कनेक्शन करना है उस लार्ज वैल्यू ऑफ शंट रेसिस्टेंस को, ठीक है। जब आप ऐसा कर देते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट आपका ओवरऑल तैयार हो गया उसी को हम क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है। सिर्फ जी है तो आपके पास गैल्वेनोमीटर है जिससे जो मैक्सिमम करंट आईजी फ्लो हो सकता है, तो हम लोग यहाँ भी आईजी को फ्लो कर सकते हैं। तो पहले आप इससे नाप सकते थे कितना, आईजी इंटू जी, आईजी इंटू कैपिटल जी, इतना ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता। लेकिन अब जब आप इसको एक बड़े से रेसिस्टेंस के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तब आप कितना नाप सकते हैं, तब आप नाप सकते हैं दिस वैल्यू वी, न्यू वोल्टेज, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, आईजी करंट तो अभी भी जाना है मैक्सिमम को लेकर के,
और इंटू चूंकि दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में आ गया सो G प्लस एस, आई जी इंटू जी प्लस एस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहो तो S निकाल सकते हो। अगर आप डायरेक्टली देखो तो V अपॉन आई जी लिखेंगे तो G प्लस एस आ जाएगा, और S इक्वल टू लिखोगे तो V अपॉन आई जी माइनस जी हो जाएगा, V अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट। यहाँ पे कितना डालना है डिपेंडिंग अपॉन कि IG मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैक्सिमम कितना करंट जा सकता है, या क्वेश्चन में आपको यही चीज़ कह के देगा कि करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब कितना करंट डालें कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल होगा वो मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो जाए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाए मतलब कि वही इसका मैक्सिमम पॉसिबल करंट वैल्यू IG है। तो अगर वो दिया हुआ है तो V अपॉन आई जी, आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करवाना है तो V अपॉन आई जी कर देना है, और माइनस क्या कर देना है, जो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस होगा, तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट निकल आएगी। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझिए फर्दर एनालिसिस के लिए। यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, जैसे कहता है कि ओल्ड रेंज मतलब पहले आपके पास जो गैल्वेनोमीटर रूपी वोल्ट मीटर था, तो वो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस उससे नाप रहे हैं तो कितना नाप पाएंगे, आई जी इंटू जी नाप पाएंगे, जिसको आप वी ओल्ड कह रहे हैं। तो वी ओल्ड इज आई जी इंटू जी। अब न्यू रेंज में जब आपने एक बड़े से शंट रेसिस्टेंस को सीरीज में लाके जोड़ दिया इसके साथ, तो अब आप क्या नाप सकते हैं, तो उसको न्यू रेंज कहेंगे। बी इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस नाप सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। तो V अपॉन वी ओल्ड करें आप, जिससे आपको पता चले कि कितना टाइम्स आपने इसको एम्पलीफाई कर दिया, वोल्ट मीटर को जो है आपने एम्पलीफाई कर दिया, आप कितना टाइम इसके रेंज को बढ़ा दिया। तो V अपॉन वी ओल्ड, तो क्या हो जाएगा ये G प्लस एस बाय जी। ठीक है, G प्लस एस बाय जी, और दिस इज एक्चुअली 1 प्लस S by G. So S by G equal to V upon V old minus 1, and then V upon V old minus 1 into G। आपको ये भी S की वैल्यू ऐसे भी मिल सकती है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कि हमको 1000 टाइम्स इंक्रीज कर देना है इसके रेंज को, तो कितना चाहिए, तो 1000 माइनस 1 और इंटू जी, मतलब कि जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस की वहाँ पर उसको डाल देना है, तो आपको रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट निकल आएगा। ठीक है, 1000 माइनस 1 इंटू जी, इस तरह से। फिर तो अगर V अपॉन वी ओल्ड को हम लोग n मान लें, मतलब न्यू रेंज बाय ओल्ड रेंज, कितना टाइम आपने एम्पलीफाई किया, तो आप कह सकते हैं S बराबर n माइनस 1 इंटू जी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये सब सेक्शन, छोटा छोटा है, आराम से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस सवाल को देख लें जरा सा। कहता है कि हाउ कैन वी मेक ए गैल्वेनोमीटर विथ जी वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम एंड आई जी वैल्यू दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर इनटू ए वोल्ट मीटर विथ ए मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 वोल्ट। जैसा हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है, तो फिर से आप एक फिगर बना लो। मान लो अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर और कॉन्सेप्ट को याद रखिए, तो उससे फॉर्मूला अपने आप निकल आएगा। तो जैसे कैपिटल जी था, और हम जानते थे कि आपको सीरीज में एक शंट जोड़ना पड़ता है, और आई जी वैल्यू जो होती है वो यहाँ से चली जाती है थ्रू आउट, और यही होता है आपका वोल्ट मीटर तैयार हो जाता है। तो जो V आपका आ गया वो कितना, आई जी इंटू जी प्लस एस, ये हो जाता है। तो यहाँ से हमें V की वैल्यू दे रखी है 10 वोल्ट, आई जी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, और आपका कैपिटल जी कितना हो गया 20, और ये हो गया प्लस एस। ठीक है, तो यहाँ से भी हम एस निकाल सकते हैं, सिंपल था। तो ये इधर आ जाएगा, तो 10 की पावर 4 मतलब 10,000 इक्वल टू 20 प्लस एस। सो द वैल्यू ऑफ एस बिकम 10,000 माइनस 20 मतलब 9,980। ठीक है, 9,980 इतना ओम रेसिस्टेंस आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, क्लियरली ए शंट रेसिस्टेंस of value 9,980 ohm should be connected in series, ठीक है, with the given गैल्वेनोमीटर। तो जो गैल्वेनोमीटर हमको जिस तरह का दिया हुआ है, तो उसके साथ अगर हम 9,980 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा ये गैल्वेनोमीटर जो है वो 10 वोल्ट तक के
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आइए अब हम बात करेंगे मीटर ब्रिज की। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है दिस इज बेस्ड अपॉन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, आपने पिछले लेक्चर्स में बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसी पर आधारित है ये इंस्ट्रूमेंट, जिसका काम क्या होता है, तो दो काम इससे मेनली लेते हैं। एक तो मेनली काम होता है फाइंडिंग द अननोन रेसिस्टेंस। कोई अननोन रेसिस्टेंस है अगर आपके पास तो उसकी वैल्यू क्या है उसको फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई दो अननोन रेसिस्टेंस है तो उनके बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब उनका रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं कि उनका रेशियो क्या है। ठीक है, तो ये मेनली दो काम आप इस मीटर ब्रिज की सहायता से कर सकते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा, तो वर्किंग प्रिंसिपल होगा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। ठीक है, अगर आप भूल गए कि बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन क्या था तो जरा उसको मैं शॉर्ट में फिर से एक बार याद दिला दूं आपको। तो 5 रेसिस्टेंस हुआ करते थे, 5 रेसिस्टेंसेस का एक नेटवर्क होता था कुछ इस तरह से। सबसे बेसिक वाला, ये अलग अलग फॉर्म में भी मिलता था, आप एक बार अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे के लेक्चर को जाके एक बार दोहरा लीजिएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला। तो देखिए इस तरह से एक सेल लगा हुआ होगा और ये 5 रेसिस्टेंस, जैसे यहाँ पे R1 R2, इसको मान लीजिए R3, ये R4 और ये R5 होता था। तो हम क्या कहते थे कि बैलेंस कंडीशन जब आ जाता है, बैलेंस कंडीशन कब आता है, तो मैंने कहा था इनको और इनको मल्टीप्लाई करने से R1 इंटू R4 अगर ये इक्वल हो जाता है इन दोनों को, ठीक है, R2 इंटू R3। तो कभी ऐसे लोग लिख के देंगे या फिर आपको ऐसे देखें, ऐसे लिख के देंगे R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। ठीक है, दोनों सेम सेम है। तो कहने का मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। और क्या होता है इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में ये जो बीच वाला है रेसिस्टेंस R5, इसके थ्रू कोई भी करंट इंटर नहीं करता है। यही बात होती है कि बीच वाली जो होती है ना, इसके थ्रू कोई भी करंट इंटर नहीं करता है। यहाँ से जो भी आई इस वक्त अगर आप मेजर करेंगे तो दिस विल बी 0, मतलब यहाँ पर अगर कोई गैल्वेनोमीटर लगा दे इसमें तो उसकी रीडिंग क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो एक्जैक्टली यही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ये देखिए मीटर ब्रिज का हमने कंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट एंड यूनिफॉर्म वायर अलोंग ए मीटर स्केल। एक मीटर स्केल दी जाती है और उसके अलोंग 1 मीटर की एकदम सीधी यूनिफॉर्म वायर जो है आपको ए से लेकर के सी के बीच में इस तरह से लगा दी जाती है, पूरे पूरे 1 मीटर की, मतलब 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये लगा दी जाती है। एंड बाय वेरिंग द टैपिंग पॉइंट बी एक टैपिंग पॉइंट यहाँ से लिया जाता है। देखिए ये सब कॉपर स्ट्रिप्स हैं, कॉपर स्ट्रिप्स की क्या होती है, बहुत बहुत ही लो रेसिस्टेंस वैल्यू होती है, नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं इनकी अपनी कोई रेसिस्टेंस वैल्यू नहीं होगी, इसीलिए इसको लगाया जाता है। तो इसके साथ कनेक्शन में इधर से ये आ गया और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर एक आर रेसिस्टेंस डाल दिया और फिर इधर से एक एस रेसिस्टेंस डाल दिया, है ना, और फिर ये वाला कनेक्शन ऐसे आ गया और इस कनेक्शन को देखिए इस सेल से जोड़ दिया गया है। तो कुंजी को जैसे ही आप, ये की है मतलब कि ये एक तरह का स्विच हो गया, तो आप जैसे इसको निकाल लेंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। और ये वाले को इसमें फिर इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा प्लग की तरह और फिर वो करंट को फ्लो करवाएगा। तो क्या होगा कि इसमें से जो ऐसे ऐसे करके जो ये करंट आ रहा है वही करंट अब इधर बटेगा, इधर भी जाएगा, है ना। और ये, और देखिए यहाँ से एक वायर हम लोग निकाल करके उसमें ये गैल्वेनोमीटर वाला, ये गैल्वेनोमीटर डाल देते हैं। तो कहने का मतलब जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, R1 R2 R3 R4 और R5, तो वो यहाँ पर भी इसी तरह से R1 R2, और ये जहां भी टैप करोगे तो इस तरफ का हिस्सा जो आएगा वो R3 और इस तरफ का जो हिस्सा आएगा वो बनेगा R4। ठीक है, और ये बीच का जो हिस्सा आएगा गैल्वेनोमीटर वाला ये बन जाएगा R5। क्लियर? तो दिमाग में थोड़ा होना चाहिए कि R1 मतलब यहाँ पर, R2 मतलब यहाँ पर, R3, तो A से लेके B तक के बीच का जो वायर है उसके बीच का जो भी रेसिस्टेंस बनेगा वो हो जाएगा आपका R3, और B से लेकर के C जो वायर है उसके बीच का जो रेसिस्टेंस बना वो बन गया R4,
और ये क्या हो गया, डी से इधर ऐसे करके आए हैं बी तक गैल्वेनोमीटर के साथ, तो इनके बीच अगर कोई रेसिस्टेंस है भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कोई करंट जाना ही नहीं है। और इसको हम लोग इस तरह से ऐसे ऐसे जगह पे टैप करेंगे कि जिससे क्या हो, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन ना हो, तो इसके थ्रू कोई भी करंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब कोई करंट की वैल्यू नहीं होगी। तो जहां पर भी इसको बोलते हैं बैलेंसिंग पॉइंट, तो जहां पर भी ये बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा वहां पर इस बी पॉइंट को टैप करेंगे। तो कहते हैं बाय वेरिंग द टैपिंग पॉइंट बी, मतलब कि कहाँ पे, यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है, एज सोन इन फिगर द ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो जहां भी ये जीरो हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे वहां ये बैलेंस्ड हो गया। तो फिर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो आर इंटू रेसिस्टेंस ऑफ यहाँ से यहाँ तक का बीसी, जो कि प्रोपोर्शनल होगा, रेसिस्टेंस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, आर बराबर रो एल बाय ए आपने पढ़ा हुआ है। तो जितना जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो आप कह सकते हैं ये वाली आर वैल्यू इंटू यहाँ तक के रेसिस्टेंस की वैल्यू, ओके, या इंटू लेंथ की वैल्यू, और उसी तरह से ये एस इंटू ए से बी तक के लेंथ की वैल्यू, ये दोनों क्या होंगे, मैथमेटिकली आपस में इक्वल हो जाएंगे, जैसे ही ये वाला बीच वाला वैल्यू जीरो होगा, और एक इक्वेशन आ जाएगा, और उस इक्वेशन से फिर अगर आपको आर मालूम है तो एस कैलकुलेट हो जाएगा, और मीटर ब्रिज की सहायता से आप ए बी निकाल सकते हैं, बी सी निकाल सकते हैं। तो तीन मतलब कि वैल्यू नोन रहेगा, एक अननोन, तो आपको चौथा अननोन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी चीज को जरा मैथमेटिकली कैसे लिखना है आराम से लिख देते हैं। तो मान लीजिए कि बी पॉइंट पर आपका यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली यूजिंग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, ठीक है, वी हैव आर इंटू रेसिस्टेंस जो होगा वो बी सी के बीच का विल बी इक्वल टू एस इंटू रेसिस्टेंस जो होगा ए बी के बीच का, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर मेरा एस अननोन है तो आर अपॉन एस इंटू, है ना, एस अननोन है तो आर बी सी अपॉन आर ए बी, आर ए बी, ठीक है, आर बी सी अपॉन आर ए बी इंटू आर वैल्यू, ठीक है, ये कह सकते हैं। अच्छा, अब ये आर बी सी जो होगा, चूंकि आपने पढ़ा है रेसिस्टेंस के बारे में, किसी भी वायर के लिए रो इंटू एल बाई ए पढ़ा है ऐसा कुछ, तो रो रेसिस्टिविटी इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट कांस्टेंट, तो इसीलिए आप कह सकते हो आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑल्सो, ठीक है, जैसा लेंथ होगा उस हिसाब से चलेगा। तो आर बी सी जो है, आर बी सी मतलब बी से लेकर सी तक, ये वाली लेंथ कितनी है वो, तो 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगी, देख सकते हैं आप, ए से बी तक की लेंथ को हमने एल लिया है, तो बी से सी तक की लेंथ हो जाएगा 100 माइनस एल। तो आर बी सी हमारा बन गया 100 माइनस एल, और आर ए बी क्या बन गया मेरा, एल बन गया, ठीक है, और इंटू आर, ये वैल्यू तो आपको नोन है, तो अगर वो नोन है तो ये तो सब, तो एस भी नोन हो जाएगा, और अगर आपको आर भी नोन नहीं है, मतलब कि दोनों अननोन वैल्यू है, तो आप उन दोनों का रेशियो निकाल सकते हो, मतलब कि आप कह सकते हो कि अगर मुझे एस बाई आर चाहिए तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एल अपॉन एल, या फिर आर बाई एस चाहिए तो एल अपॉन 100 माइनस एल एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, और अगर आर नोन है तो एस को फाइंड भी कर सकते हो। तो ये हमारा मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन हो गया, क्लियर है ये सब। तो यहाँ पर ये काम कर लेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका नीट एनटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर ध्यान से समझने की बात होगी। नाम जानते हैं आप, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसमें पूरा एक लेक्चर लग ही जाता है, और प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग उसको डील करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का जो था वो सिंपल थ्योरेटिकल था, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आता है जो आपने देख ही लिया, तो आराम से यहाँ तक कवर करके रखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पोटेंशियोमीटर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।